नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका खबर इंडिया वॉइस में। अब सीधे चलते हैं श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में, जहां पर आयोजित 7 दिवसीय भव्य राम कथा की जो कार्यक्रम है उसमें सीएम योगी शामिल हुए हैं। दास जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर के जो हमारे मुख्य पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी महाराज, शक्तिपीठ देवी पाटन के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी और हनुमान मंदिर के श्री महंत रामदास जी महाराज, अन्य पूज्य संतजन, इस पावन कथा के सभी यजमानगण, आयोजन समिति के पदाधिकारीगण, सभी श्रद्धालुजन, सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। पूरी दुनिया भारत के पर्व और त्योहारों को देख करके कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से समझने का प्रयास करती है। उसकी जिज्ञासा इस बात को लेकर के कि ये पर्व और त्योहारों की परंपरा कितनी पुरानी है, इसके पीछे का भाव क्या है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा ने आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि भगवान वेदव्यास की पावन जयंती की स्थिति को गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सबको प्रदान किया। क्योंकि भारत के वैदिक परंपरा को पौराणिक परंपरा को जनसामान्य के लिए सर्वसुलभ करने के लिए जिस ऋषि का सबसे बड़ा योगदान रहा है वह भगवान वेदव्यास हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। आज से 5000 वर्ष पहले उन्होंने चारों वेदों का लिपिबद्ध करने का जो भी बृहद कार्य उस कालखंड में प्रारंभ हुआ था, उन्हीं के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। पुराणों की रचना की शैली और पुराणों का रचना का कालखंड का शुभारंभ भी वही है। वो कालांतर में अगले 3000 वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। और यही कारण है कि वही परंपरा फिर आगे बढ़ती भी गई। जब भी कोई पहला अपने विशिष्ट ज्ञान को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करता था तो वह इस गुरु पूर्णिमा की तिथि को ही उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता था। यानी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। गुरु भारतीय परंपरा में हमने उस हर व्यक्ति को माना है। भगवान दत्तात्रेय का आप देखेंगे तो उन्होंने अपने 24 गुरु माने जिससे भी कुछ सीख सकें। आप 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई।
आसन के बारे में जब आप देखते होंगे, योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप देखते होंगे, वह किसी न किसी विशिष्ट आकृति पर निर्भर करता है। उस जीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो उसकी आकृति के कारण उसकी आकृति को विशिष्ट बनाती है, और वह विशिष्ट आकृति उसके अंदर उस विशिष्ट गुण को पैदा करती है। एक आसन हो जाता है। अनेक आसन हम लोग करते हैं। उन आसनों में भी हम लोग अलग अलग जीव जंतु के अंदर के उन सभी विशिष्ट गुणों को ध्यान में रख करके उसको करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने उन सबको भी अपने अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया। यानी नवाचार में भी, अनुसंधान में भी, और उसको संरक्षित करके ज्ञान की उस परंपरा को आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना है। श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध रूप से आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें, आज इस पर कार्य जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि अपनी इस पौराणिक परंपरा को, ज्ञान की इस धरोहर को और ज्ञान की इस परंपरा को संरक्षित करने के इस बड़े अभियान का हिस्सा हम सबको बनना होगा। और देश भर में उन्होंने अभियान चलाया कि पुरानी पांडुलिपियां होंगी, प्राचीन ताम्रपत्र होंगे, प्राचीन सिक्के होंगे, प्राचीन बहुत सारे ऐसे अवशेष होंगे जो ज्ञान की उस विशिष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे अभियान चलता गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमें लाखों की संख्या में अकेले उत्तर प्रदेश में ही पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। लाखों की संख्या में ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, पुराने सिक्के बरामद हुए हैं। वे बहुत कुछ कहती है। जहां तहां पड़ी हुई है। उन सबको एकजुट करके जब देखने का प्रयास हुआ तो अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, लखनऊ में, उन्नाव में, गोरखपुर में, अलग अलग जगहों पर लाखों की संख्या में इस प्रकार के ताम्रपत्र, पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। और देश भर में जब यह अभियान चला तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्राचीन ज्ञान की इस धरोहर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई था तो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। मैं एक दिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गया था, उनकी लाइब्रेरी में, अभी लगभग 1 वर्ष पहले। वहां की लाइब्रेरी में मैं देखने के लिए गया था। वहां पे हम लोगों ने कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है जिसके अंदर वहां की पांडुलिपियों को संरक्षित किया जा सके, उसको डिजिटाइजेशन के डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित किया जा सके। उसी कार्य को देखने के लिए मैं गया था, कैसे चल रहा है। बहुत अच्छे ढंग से वहां पे लोग लगे हुए हैं, उसके एक्सपर्ट लगे हुए हैं। पुरानी पुरानी पांडुलिपियों को देखा जा रहा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां मौजूद हैं। अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास यह एक धरोहर है, ज्ञान की वो धरोहर जो हमारे पूर्वजों की है, हमारी ऋषि मुनियों की है। अगर हमने संभाला नहीं तो दुनिया उसकी चोरी कर देगी और फिर
हमारे ही ज्ञान से हमको ही दबाने का प्रयास होगा। ये जो आयोजन है, ये आयोजन के पीछे का उद्देश्य भी यही है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हर उस विशिष्ट घटना को किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी व किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मत और मत को मानने वाला हो, अगर वह भारत के अंदर जन्मा हुआ पंथ और संप्रदाय है, वे सभी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के उन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। कोई भी पर्व और त्योहार आप देखेंगे, आप मकर संक्रांति में जाइए, आप रामनवमी के आयोजन को देखिए, आप दोनों नवरात्रि के आयोजन को देखें, आप सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि हो या फिर बड़ी हमारी शिवरात्रि पड़ती है तब, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हो, रक्षाबंधन का आयोजन हो, नाग पंचमी हो या गुरु पूर्णिमा, ये सभी जितने भी हमारे पर्व और त्योहार आते हैं, ये सभी पर्व और त्योहार सनातन धर्म की किसी एक विशिष्ट घटना की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित ही करती हैं और हम सबको उन आयोजनों के साथ बिना भेदभाव के साथ जुड़ करके उन भावनाओं के साथ, उन भावों के साथ, उन भंगिमाओं के साथ जोड़ने का प्रयास भी करती हैं जिसने भारत को भारत बनाया। यह देश 1947 में आजाद हुआ, यह सच है।